हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है और वोट कौन देता है एंड कंपीट कौन करता है? क्या हम भी इलेक्शन में कंपीट कर सकते हैं या नहीं? ऐसा ही एक चैप्टर लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए, क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 इलेक्शंस। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे कंडक्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी में, इतनी बड़ी कंट्री में जहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, ऐसी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराने में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि चैप्टर का नेम क्या कहता है। इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग, उस कंट्री के सिटीजन, अपने रूलर को, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं राइट टू वोट के अंदर। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जितने भी लोग एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, उनको वोट कास्ट करने जरूर जाना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग चूज करते हैं कि उनकी कंट्री को, उनके रीजन को गवर्न कौन करेगा, उस कंट्री के लिए डिसीजंस कौन लेगा। और हाँ, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं रेगुलर इंटरवल में। रेगुलर इंटरवल मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं इन एवरी 5 years, यूएसए में इलेक्शंस होते हैं इन एवरी 4 years, एंड मैक्सिको में इलेक्शंस होते हैं एवरी 6 years। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कितने इंटरवल में इलेक्शंस को कंडक्ट करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग सेशंस। मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस 2 तरह के होते हैं, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जहां पे सिटीजन्स वोट करते हैं डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव और अपने लीडर को चूज करने के लिए। इट मींस हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हमारे एरिया से ये कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं। और डायरेक्टली वोट करने के बाद हमें पता है कि हम वोट करेंगे तो ये कैंडिडेट हमारा लीडर बनने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेवल पे, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेवल पे, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं जहां पे हम अपनी पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चूज करते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस में हम डायरेक्टली उनको चूज नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली चूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सिटीजन्स वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव, हमने चूज कर लिया अपने एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव। अब वो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे अपने लीडर को। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट को चूज करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को चूज करेंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा को चूज करेंगे। इट मींस इलेक्टेड मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी आ जाती है, ये पावर आ जाती है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करेंगे उसके बाद कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, एंड सो ऑन। सो मूविंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ इलेक्शंस, हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है जहां पे मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। इलेक्शंस भी मोर देन 2 लेवल्स के लिए होंगे, बिकॉज हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक नेशन है ना। सबसे पहले नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हम चूज करते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को रन करेंगे, पूरी कंट्री को गवर्न करने वाले हैं, पूरी कंट्री के डिसीजंस लेने वाले हैं। सेकंड आता है आपका स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हर स्टेट के लिए अपने अपने इलेक्शंस होंगे, और स्टेट इलेक्शंस भी कंडक्ट कौन कराने वाला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में पंचायत होती है, और अर्बन एरियाज में होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? वोट कौन देने जाता है? 18 years प्लस। ये सारे लोग, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, रिलीजन के हों, कास्ट के हों, एवरीवन कैन वोट एंड compete for the elections. Now moving towards the
इलेक्टोरल सिस्टम। सो हम अपनी कंट्री में दो तरह का इलेक्टोरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज FPTP, दैट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पास द पोस्ट। यहाँ पे ईच वोट फॉर वन कैंडिडेट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एरिया का। स्क्रीन पे देखो एक बार ध्यान से, मैं समझाती हूँ। ये है आपकी कंट्री, ठीक, ये है आपका स्टेट, डन। अब इस स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया 4 एरियाज में। सो इन 4 एरियाज को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, A, B, C एंड D। अब सपोज आप कॉन्स्टिट्यूएंसी A में रहते हो, अब वहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शंस को कंपीट करा, X, Y एंड Z। X पार्टी का एक मेंबर, Y पार्टी का एक मेंबर एंड Z पार्टी का एक मेंबर, ये तीनों आपके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंपीट कर रहे हैं। तो बीइंग अ वोटर, एक्चुअली यू आर नॉट अ वोटर, पेरेंट्स आपके वोटर होंगे, ओके। सो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो 18 ईयर्स प्लस है, दे कैन कास्ट वोट। सो वो लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन, जिसके मोस्टली मैक्सिमम वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। इवन अगर उसके 50% से भी कम है तब भी वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल X टोटल 100 वोट्स है, इसको मिले 48, इसको मिले 22 एंड इसको मिले 30, डन, 100 हो गया, या 100 हो गया। अब किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, पर मैक्सिमम वोट्स किसको मिले हैं, X को। सो हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा, विधानसभा के मेंबर्स को बाय यूजिंग द FPTP मेथड, फर्स्ट पास द पोस्ट। यानी कि सबसे पहले जो मैक्सिमम सीट्स गेन कर लेगा वो जीत जाएगा, इलेक्शन कंटेस्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड इलेक्टोरल सिस्टम, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल समझ आ रहा है, कुछ रेशियो वाला सीन होने वाला है। तो वोटर्स वोट करते हैं पार्टी के लिए, एक पर्सन के लिए नहीं। सीट्स जो पार्लियामेंट में होती है वो अलॉटेड होती है प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगेन XYZ है तो प्रोपोर्शन में होंगी, इतने परसेंट सीट्स इनके इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी, इतनी परसेंट इसको मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट। ये होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रोपोर्शनल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी XYZ, तो अलॉटेड है कि जो रूलिंग पार्टी हैं उसके लिए 30% सीट्स होंगी, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसके लिए हम कर देते हैं 20-20। और सपोज कोई और एक और पॉलिटिकल पार्टी ले लो, AB, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 20, यहाँ पे हम कर देते हैं 10। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, 3:2:2:1। अब NCERT में एक टेबल गिवन है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्क्रीन पे देखो 3 मेथड्स आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, मेजोरिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और आपको यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंट्री के नाम दिए हुए हैं, एक है हरित भूमि, दूसरा है रत्नद्वीप, तीसरा है स्वर्णलोक। पहले हम समझते हैं हरित भूमि, फर्स्ट पास द पोस्ट को। टोटल सीट्स यानी कि टोटल पार्लियामेंट में सीट्स कितनी है, 25। 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, A, B एंड C। हर वोटर एक वोट के लिए कंटेस्ट करेगा, एक वोट कास्ट करेगा, और कैंडिडेट जिनके पास मोस्टली वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। अगर 50% कम भी है तब भी चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, A को मिले 40%, B को 35 और C को 25%। किसी को 50% भी नहीं मिले, बट जिसके पास मैक्सिमम वोट्स वो जीत जाएगा। तो पार्टी A क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। हम लोकसभा और विधानसभा में करते हैं। देन आ जाते हैं मेजोरिटी सिस्टम पे। यहाँ पे भी 25 सीट्स हैं, 25 एरियाज, 25 कैंडिडेट्स। पार्टी है XYZ। ईच वोटर एक कैंडिडेट को वोट करेगा, पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मींस 50% से ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे XYZ किसी को नहीं मिले 50%, तो क्या गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी? होगी। कैसे? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है कोलिशन का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार।
यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सीट्स को शेयर करेंगे एंड मेजोरिटी को क्रॉस करेंगे और गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दोबारा से इलेक्शंस कराए जाए, पर मेजरली दोबारा इलेक्शंस होते नहीं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इलेक्शंस। तीसरा है स्वर्ण लोक। स्वर्ण लोक में 100 सीट्स है नेशन वाइड। MNOP पॉलिटिकल पार्टी है। वोटर्स वोट करेंगे एक पार्टी के लिए, नॉट फॉर अ कैंडिडेट। M को मिले इतने %, N को, O को, P को। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस तरह से। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कितने वोट्स मिले उस बेसिस पे प्रोपोर्शन सेट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, देखना मत भूलना और जरूर ये मेंशन कर लेना चीजें, और एक बार रीड आउट जरूर कर लेना एनसीईआरटी से ये चीजें भी। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स दी ऐसा पार्ट बुक का जो हम इग्नोर कर देते हैं, समझ के कह रहे कुछ ऐसे ही डाला हुआ है। एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस के लिए, पीएस के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा है जो हम इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में आ जाता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आया था 1951 में। ऑल्सो लिस्ट आउट द इलेक्टोरल ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। तो एक एक्ट आया है जिसने कहा है कि ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होगा। कोई भी गिफ्ट देना, प्रॉमिस करना, कोई भी कैंडिडेट के थ्रू जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कंपीट कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, वो किसी भी पर्सन को, किसी भी रिलीजन को प्रॉमिस नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते और फोर्स नहीं कर सकते कि आप वोट ना दो। ना तो रिलीजन के बेस पे वोट मांग सकते, ना कास्ट के बेस पे, ना उसके कलर कॉम्प्लेक्शन रेस के बेस पे, ना कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेस पे। कैंडिडेट्स और एनी अदर पर्सन ऑन देयर बिहाफ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग एनी असिस्टेंस इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड पर्सोनल। अब मान लो मैंने इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं प्रमोशन के लिए अपनी किसी फैमिली मेंबर्स का या किसी रिलेटिव का, नोन का यूज नहीं कर सकती कि मैं गवर्नमेंट से फैसिलिटीज अवेलेबल कर लूँ, चाहे मैं इस टाइम पे किसी और स्टेट की गवर्नमेंट में ही क्यों ना हूं। याद कर लेना। नेक्स्ट इज डेलिमिटेशन कमीशन। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम ये तो एनसीईआरटी की बुक में मैं देख नहीं रहा। दिखेगा, बॉक्सेस, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स फाइंड आउट, ये बॉक्सेस को स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। तो डेलिमिटेशन कमीशन क्या होती है? डेलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 में ऐड किया गया था, जहां पे ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है number of seats and fixing the territorial boundaries in each state. For example बेटा, यहाँ पर आपकी पूरी के पूरा एक स्टेट है, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में अप्रोक्स, छोटा नंबर लेते हैं, 100 लोग रहते हैं। अब ओवर द टाइम हम देखते हैं माइग्रेशन हो रही है ना, घर से फ्लैट सिस्टम में आ रहे हैं लोग, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इस वाले एरिया में जो पहले 100 के आसपास लोग थे, अब वहां पे हो जाए 150, है ना, यहाँ पे हो गए अप्रोक्स 75, तो चेंजेस हो रहे हैं। तो डेलिमिटेशन प्रोसेस कहता है कि हर स्टेट में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइड करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कितने वोटर्स ऐड हो गए हैं, कितने वोटर्स वहां से डिलीट हो गए हैं, सो दैट इक्वल नंबर ऑफ पीपल, इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कास्ट करें। अदरवाइज क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो 90 लोग चाहिए कम से कम जीतने के लिए, 90 वोट चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम लोग हैं, वहां से 50-60 वोट में काम चल जाएगा। तो डेलिमिटेशन प्रोसेस कमीशन ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री चेंज होती रहेगी ओवर द टाइम फॉर द इलेक्शन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। अब हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है? सो हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 में बनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करती, ना रूलिंग के हिसाब से ना ऑपोजिशन के हिसाब से। ये इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, जितने इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 324 से 329,
वो भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है और उन्हीं आर्टिकल से मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी और वो किस तरह से इंडिपेंडेंटली हमारी कंट्री में, भारत में, इंडिया में इलेक्शंस को कंटेस्ट कराएंगे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फीचर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे टोटल 6 फीचर्स। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा समराइज फॉर्म में समझ लेते हैं। इट क्रिएट्स इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है बेटा वोटर्स लिस्ट, कि कितने लोग वोट कास्ट करने वाले हैं, वोटर आईडी कार्ड है उनके पास, उनका नाम उनकी लिस्ट में है। इलेक्शंस कब होंगे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इंक्लूजन, ओल्ड एज पीपल, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ब्लाइंड पीपल, या ऐसे लोग जो नेशनल ड्यूटी पे बहुत दूर है कहीं, तो इन सब लोगों को इंक्लूसिव लेवल पे लेकर आना और वोट को कास्ट कराना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट मींस कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना और पॉलिटिकल पार्टी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना कि अगर आप ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानोगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। रिलीजियस प्लेस पे प्रमोशन नहीं करोगे, रिलीजन के बेस पे वोट नहीं मांगोगे, लोगों को डराओगे धमकाओगे नहीं, मनी मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, और पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स को एलोकेट करना। आपने कभी देखा है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल सेम हो? नहीं देखा ना। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया की हैं उनके सिंबल्स मेंशन करके मुझे बताओगे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिंबल है। ओके और हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ चुका है उस पर, तो ये वीडियो भी जरूर देख लेना। और जो भी करेक्शंस हैं स्पेलिंग्स की वो मैं करेक्ट करके लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके सो वन बाय वन एक एक फीचर को डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्टोरल रोल बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूमरेटर्स अपने लोगों को थोड़ा भेजता है घरों में लोगों के डेटा कलेक्ट करने के लिए कि कितने एलिजिबल इलेक्टर्स हैं और कितनों का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, कितनों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, क्या एड्रेस तो चेंज नहीं हो गया, या लोग शिफ्ट तो नहीं हो गए, या किसी की डेथ तो नहीं हो गई, एंड सो ऑन। नेक्स्ट फीचर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि इलेक्शंस कब कंडक्ट होंगे। अब इतना तो हमें पता है कि इलेक्शंस 5 इयर्स में कंडक्ट होते हैं, पर डेट कौन सी होगी वो भी देखना पड़ेगा। इवन आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तक देखता है कि वेदर कंडीशन, फेस्टिवल तो नहीं है, स्कूल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तो नहीं पढ़ रहे उस टाइम, क्योंकि मोस्टली इलेक्शंस कहाँ कंडक्ट होते हैं, पोलिंग बूथ्स पे। और पोलिंग बूथ्स कहाँ है, पोलिंग बूथ्स कैसे बनाते हैं, स्कूल्स को, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बारिश रेन सीजन में करा लिया ना कंडक्ट तो फिर पानी भरा हुआ है, फिर तो लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, आप इलेक्शन कमीशन के पास गए और आपने अपना वहां पे फॉर्म फिल कर दिया, अपने आपको रजिस्टर करा लिया, दैट्स इट। नो, दैट इज नॉट इनफ टू compete in election, to contest in election. रीजन, कोई भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो यू हैव टू गो टू द ECI, आपको ECI के ऑफिस जाना है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको बताना है कि आप इलेक्शन compete करेंगे इस बार भी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा, एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड टू दी ECI। पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है ECI के साथ सिर्फ वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इकलौते इंसान कंटेस्ट करना चाहते हैं, सो वो भी कर सकते हैं, बट उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब है? यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब है जहां पे मीनिंगफुल इलेक्शंस हो, लोगों ने इससे वोट किया, उसी को ही पावर में आना चाहिए और वो ही आए। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। इट मींस
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे भी इलेक्शंस कंडक्ट करा रही है, सब काम के लिए स्पेशलाइज टीम अलॉट हो। अब इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, पहले बनती है वोटर्स की लिस्ट, फिर नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का, फिर डेट डिसाइड होती है, शेड्यूल होता है, पोलिंग बूथ अलॉट करे जाते हैं, वोटर्स आके वोट कास्ट करेंगे, देन काउंटिंग होगी, देन रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और पहले तो ना बैलेट पेपर यूज होता था, एक पेपर जिसमें लोग स्टैंप लगाते थे या थंबप्रिंट लगाते थे। अब होती है यूज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पे आप बटन को प्रेस करते हो, बीप की आवाज आती है, इट मींस यू हैव कास्टेड योर वोट, और आपके फिंगर पे ऐसे एक निशान लगा दिया जाता है सो दैट दोबारा वोट कास्ट करने ना हो। वैसे तो लोग एक बार नहीं जाते, कोई दोबारा तो क्यों नहीं जाएगा। ओके, अब इंडिया में चलने वाला एक बहुत ट्रेंडिंग सा काम जो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया, दैट इज SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बहुत परेशान हो रहे होंगे आपके पेरेंट्स जुलाई के टाइम पे। तो अब ये है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कंडक्ट करता रहता है, सो दैट उसे पता चलता रहे कि लोगों ने अगर चेंज करी है कॉन्स्टिट्यूएंसी रहने की जगह, तो वो भी चेंज कर लें अपने वोटर्स की लिस्ट में उसको, या फिर किसी का डिमाइज हो गया, किसी ने कुछ और चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग अपडेट कर ले अपनी लिस्ट को। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ड्राइव होती है जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है अपडेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए वोटर्स के लिस्ट को। इससे होता है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो तो ऐड हो जाए, और जितने भी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो रिमूव हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है SIR का, करेक्ट और एरर फ्री इलेक्टोरल रोल बन जाए, इसके चक्कर में कई बार वैलिड वोटर्स के नाम भी हट जाते हैं। SIR में कोशिश की जाती है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स अटेन हो चुकी है, उन सबको इस लिस्ट में ऐड करा जाए, डिसीज्ड पर्सन के नाम हटा दिए जाएं, डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटा दिए जाएं, और करेक्ट करा जाए नेम, एज, एड्रेस या कोई और डिटेल जो एरर है उसमें। इंश्योर करें कि एवरी वोटर को एक अपॉर्चुनिटी मिले वोट कास्ट करने की। अभी टाइम टू टाइम SIR कंडक्ट कराने की जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, बोगस और फेक वोटिंग को रोका जा सके, डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके सो दैट जेन्युइन वोटर्स ही वोट कास्ट करें, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब SIR के बाद हम चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं और उनके काम क्या होते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में आते हैं इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए और पावर को होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप लोग हो, हम लोगों ने मतलब 18 ईयर्स प्लस वाले लोगों ने, उन्होंने फोकस करा कि हम गरीबी हटाने पे काम करेंगे, हम पॉवर्टी हटाने पे काम करेंगे। तो हम लोगों का कॉमन फोकस क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। हमारी कॉमन आइडियोलॉजी क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, या फिर हमारी कॉमन आइडियोलॉजी क्या है कि हम करप्शन को रिड्यूस करेंगे। सो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं कॉमन आइडिया के साथ में इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए एंड गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल हैं, जरूरी हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, सो दैट ग्रास रूट लेवल पर, लोअर से लोअर लेवल पे काम किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले करे हुए हैं। फंक्शन नंबर 1 इज ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है जब वो कैंपेन करती है, प्रमोशन करती है अपना, तो उस टाइम पर वो लोगों से मिलती है, लोगों से बात करती है, लोगों के ओपिनियंस को जानने की कोशिश करती है। अब वो गवर्नमेंट में आए या ऑपोजिशन में आए, अब जिसने मेजोरिटी वोट ले ली है या जो गवर्नमेंट में आ गया, बाकी बची हुई पार्टीज क्या करेंगी, वो प्ले करेंगी ऑपोजिशन का रोल। तो वहां पे क्या होगा, जो लोगों के ओपिनियन है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लोगों की क्वेरीज हैं, उनको शेप करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। कैंपेन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल किसी रूलिंग पार्टी ने गलत पॉलिसी बना दी या कुछ गड़बड़ हो गई, तो अपोजिशन भी क्या करेगी, फोकस करेगी कि उन इश्यूज को पॉइंट आउट करे, पार्लियामेंट में कैंपेन करे उसके अगेंस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइसेस प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेम चीज पे काम करने को कह रही हैं, करप्शन हटाएंगे, करप्शन हटाएंगे, करप्शन हटाएंगे। अब मान लो कम्युनिटी के या पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े सेक्शन को करप्शन से लेना देना ही नहीं है, उनका मतलब बेसिकली है एम्प्लॉयमेंट मिले,
अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। जब सब एक ही सिनेरियो पे काम करेंगे या एक ही तरह से काम करेंगे तो लोगों को मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिलेंगी। फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्यादा वोट मिल गए तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, कम वोट मिले तो ऑपोजिशन का फॉर्म करेगी। काम तो दोनों ही तरह से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन तो कंटेस्ट करने ही पड़ेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। सो सिटीजन्स जितने भी 18 ईयर्स प्लस के लोग हैं वो वोट कास्ट करेंगे और वो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हमारी कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाएगी। अगर वो नहीं जीती तो वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट से आंसर मांगेगी हर डिसीजन का, हर पॉलिसी का, हर इशू का। डिबेट करेगी, डिस्कशन करेगी, कमिटीज बनाएगी और गवर्नमेंट के हर एक काम पे क्वेश्चनिंग करेगी। नेक्स्ट इज मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजरली हम 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी आप एंड द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सिंबल है वो है हैंड। 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, जहां पे फोकस करने वाले थे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है लोगो। ये 1980 में फॉर्म हुई थी और इसका मेन फोकस है ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना, कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हैमर, सिकल एंड स्टार, 1964 में फॉर्म हुई थी। मेन फोकस है कि वर्कर्स के राइट्स पे काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या किसी भी बेस पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स फेस ना करे। आम आदमी पार्टी ब्रूम है, ये 2012 रिसेंटली फॉर्म पार्टी है जो इतनी फेमस हुई हुई है। तो इनका कहना था कि हम करप्शन के लिए फाइट करेंगे, अच्छी एजुकेशन के लिए फाइट करेंगे, हेल्थ केयर के लिए फाइट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, इनका सिंबल है एलिफेंट। 1984 में हुई थी, जहां पे वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए काम करने वाले थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी जिनका सिंबल था क्लॉक, 1999 में फॉर्म हुई। सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इनका मेन फोकस था फार्मर्स एंड दी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाजवादी पार्टी का बाईसाइकिल है, 1992 में बनी थी, सोशल इक्वालिटी एंड अगेन बैकवर्ड क्लास के फोकस करने के लिए। सो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के ईयर्स थोड़े से याद कर लेना, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट यू हैव टू लर्न। ओके, नाउ कम टू मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम फोकस करते हैं अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स पे। बेटा देखो, एक होता है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है टू पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मींस जिन कंट्रीज में एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, बस उसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना। उसके बाद आता है टू पार्टी सिस्टम, जिस कंट्री में 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके बीच में पावर चेंज होती रहती है। तो टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा यूएसए। थर्ड आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास। एग्जाम्पल इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। सबके रीजनेबल चांस होते हैं कि वो पावर गेन कर सकते हैं या अलायंस फॉर्म कर सकते हैं, जो हमने कोलिशन अभी पढ़ा। लोग वोटर्स के पास ज्यादा चॉइसेस रहेगी, अलग अलग सोशल, रिलीजन, इकोनॉमिकल, कल्चरल ग्रुप्स, सब लोगों के पास अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चॉइसेस अवेलेबल होंगी। एनकरेज करेगा कंपटीशन, पार्टीज कंपीट करेंगी सपोर्ट को गेन करने के लिए और पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए। डिसएडवांटेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोलिशन गवर्नमेंट कई बार इंस्टेबल हो सकती है। अब मान लो मैंने कहा आपको ए प्लस बी ने मिलकर वोट अपने ज्वाइन कर लिए। सपोज ए के पास थे 85% वोट्स, बी के पास थे 15%। अब इन्होंने मिलकर कोलिशन तो बना ली। अब व्हाट इफ कोई इशू आ गया और बी पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया मैं अपनी सीट्स को विड्रॉ कर रहा हूं, और उस केस में गवर्नमेंट फॉलो जाएगी। डिसीजन मेकिंग, अब ए पॉलिटिकल पार्टी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, बी पॉलिटिकल पार्टी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मान लो वो दोनों साथ में वर्क नहीं कर पाए तो
कॉम्प्रोमाइज में वीकन पॉलिसीज, पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कई बार को डिसीजंस के साथ में, सो दैट वो अलायंस में रह सकें। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। मान लो हमने कहा कि हम करप्शन फ्री के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, बट व्हाट इफ कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए काम करने को तैयार ना हो। नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये पास हुआ था 1985 में। आपको बेटा ये सारे ईयर्स तो लर्न करने पड़ेंगे। आप इतना कर सकते हो कि इसको जस्ट राइट डाउन ऑन दी नोट्स, आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना, और या फिर क्लास अपने अटेंड कर रहे हो तो साथ में एक रफ कॉपी लेके बैठो, या ऐसी कॉपी जहाँ पे आप एसएसटी का कंटेंट लिख रहे हो, सो दैट वहां पे आप मेंशन करोगे तो आप लिखते चले जाओगे इजीली कि डिलिमिटेशन कमीशन कब बनी, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, तो आपको ईयर्स कुछ याद हो जाएंगे। सो यू कैन मेक अ कंसाइज नोट्स और मी कैन से एक काइंड ऑफ वेब चार्ट, सो दैट एक क्विक रिवीजन आपकी फटाफट से हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने भी वन शॉट्स हैं वो थोड़े से कम टाइम के बनाऊं, थोड़ा जल्दी जल्दी से समझा दूं इजी लैंग्वेज में, क्योंकि जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं हम फोकस कर रहे होते हैं कि जल्दी से कोई कम टाइम में वीडियो मिल जाए और हम समझ आ जाए। पर बहुत जल्दी के चक्कर में कोई भी वीडियो उठा के नहीं देखनी होती है। जहां समझ आ रहा हो, नोट्स क्लियर हो, लैंग्वेज क्लियर हो, वहां पे पूरी वीडियो को देखो, समझो, बार बार देखो उस वीडियो को, पीडीएफ डाउनलोड करके देखो उसको, नोट्स के साथ देखो उसको, क्योंकि एक बारी में तो चैप्टर क्लियर नहीं हो सकता। ओके ओके सो एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में पास हुआ था 1985 में अंडर दी 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। खुद सोचो, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनके रेडी हो गया, तो क्या वो सेम ही चल रहा होगा, कोई चेंज नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इस लॉ का पर्पस है डिफेक्शन को प्रिवेंट करना। ये लॉ कहता है अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का पर्सन पार्टी चेंज कर लेता है और अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसे पार्लियामेंट हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इलेक्शंस हो गए, सब हो गया, अब पार्टी चेंज कर रहे हैं सो दैट गवर्नमेंट फॉल हो जाए, तो ये करना अलाउड नहीं है। ओके अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये नेशनल पार्टी है या फिर ये स्टेट पार्टी है? इनके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। कम से कम 6% सीट्स कवर होनी चाहिए 4 और मोर देन 4 स्टेट्स में, एटलीस्ट 2% सीट्स हो लोकसभा में, और कैंडिडेट्स कम से कम 3 स्टेट्स में इलेक्ट हो चुके हों। रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट पार्टीज कम से कम 4 स्टेट्स में, यानी कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कंट्री के सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए एट लीस्ट 4 स्टेट्स में एज स्टेट पार्टी होना चाहिए और 6% से कम वोट नहीं मिलने चाहिए, तब जाके आप एक नेशनल पार्टी का दर्जा पाओगे और आप पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस को भी कंपीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी में अगेन 6% से लेस वोट सिक्योर नहीं कर सकते जनरल इलेक्शंस में, कम से कम 2 सीट्स तो जीतनी ही पड़ेंगी, या फिर यहाँ पे इन सबके बीच में और मान लो, या फिर कम से कम 3% सीट्स इलेक्शंस ले लो और एटलीस्ट 3 सीट्स कवर कर लो, या फिर एटलीस्ट 1 सीट तो कर लो लोकसभा में 25 सीट्स के रेशियो में, यानी कि 1:25 याद करना पड़ेगा। ओके आई गेस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंटेस्ट कराने में। सबसे पहले आता है मनी पावर। यहाँ पे जो वेल्दी कैंडिडेट्स हैं, रिच पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिच कैंडिडेट्स हैं, वो मनी का यूज करते हैं कैंपेन करने में, प्रमोशन करने में, लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने में। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डेमोक्रेसी ये तो कोशिश करती है कि वो वोट जो भी लोग कास्ट करने आए वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो, बट कई बार डिस्पेरेंसी के चांसेस होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि कुछ ऊपर नीचे तो होता है। मसल पावर, लोगों को डराया धमकाया ना जा सके, उनको मारा पीटा ना जा सके, वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना करें, वोटर अपनी मर्जी से फ्री विल से जिसको वो वोट करना चाहते हैं उसको वोट देने आए। इवन अब तो नोटा भी ऐड हो गया है,
नोटा मीन्स इन सब पॉलिटिकल पार्टी में से किसी को वोट नहीं देना, मत दो, नोटा पे क्लिक कर दो। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ दी अबव, पर एटलीस्ट वोट करने आए आपके पेरेंट्स और सारे एल्डर्स, ताकि इलेक्शन कमीशन को पता चले कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जब तक पता ही नहीं चलेगा तो एक्शन कैसे लिया जाएगा? सो बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन, योर रिस्पांसिबिलिटी टू अवेयर पीपल अबाउट द वोटिंग सिस्टम। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी पावर में है और वो अपने पास पावर में होने की वजह से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज करे, गवर्नमेंट व्हीकल को यूज करे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करे फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन, वो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ऐसा बहुत बार होता है, पता है, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के लिए बहुत कुछ चलता है ऐसा। सपोज ए पार्टी रूलिंग पार्टी है, बी ऑपोजिशन है, जैसे इलेक्शन आएंगे ना तो ए पार्टी के अगेंस्ट, जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन बाहर आना शुरू हो जाएगी, सो दैट वोटर्स को लगे कि ये तो गलत ही है कुछ, या फिर ये पर्टिकुलर ढंग से काम नहीं कर रही, हमें दूसरी पर्टिकुलर पार्टी को चांस देना चाहिए, या दूसरी पार्टी जो इतने अवेयर है, जितना एक्टिव है कंट्री के अंदर, उनको वोट कास्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि हमारी कंट्री में ईवीएम के थ्रू वोट कास्ट होते हैं और लोगों के वोटर आईडी कार्ड को कहते हैं एपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ईवीएम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिख लेना प्लीज। हाँ, वोट खरीद लेते हैं कई बार। अब वैसे तो किसी ने मनी दी और वोट किसी को भी कास्ट करा है, क्या पता चल रहा है, पर मोस्टली पुअर पीपल को टारगेट करते हैं, जिनको डर होता है कि हाँ भाई हमने अगर वोट नहीं दिया तो हमें तो फिर पकड़ लेंगे लोग। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लेकर आती है, ऐसे लोगों को टिकट देती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट करने की जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, सो दैट वो अपनी मसल पावर को यूज कर सकें, बैकग्राउंड को यूज कर सकें। सोशल और कास्ट इन्फ्लुएंस, कास्ट का यूज करेंगे, रिलीजन का यूज करेंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे कि हम इतनी रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, हम इस धर्म के लिए काम करेंगे, हम इस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए काम करेंगे। लो वोटर अवेयरनेस, कैंडिडेट्स को पता ही नहीं कि उनका एक वोट, जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ऐसे ही एक वोट कितना मैटर करता है। हर एक चुटकी छोटी सी चीज की बहुत मैटर होता है। अगर मैं कहूँ ना कि एक छोटा सा टॉपिक की क्या ही वैल्यू है, तो एक छोटे से टॉपिक की भी बहुत वैल्यू है जब वो एग्जाम में आ जाता है और हमें आता नहीं होता है। सो यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नहीं कहेंगे, आपके एनसीईआरटी में ही एक पिक्चर दी हुई है ये वाली, जहाँ पे अलग अलग एप्स, फॉर एग्जाम्पल सुविधा, ईटीपीबीएस, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप, एरोनेट और सुगम ऐप, इन सब के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि जो सुविधा ऐप है, ये सुविधा ऐप होती है कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, वोटर्स के लिए ये वाली 4 ऐप है, और इलेक्टोरल ऑफिसर्स के जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं उनके लिए ये वाली दोनों ऐप है। इन सब के अपने अपने यूजर्स हैं। जैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना नॉमिनेशन रिलेटेड फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। एरोनेट और सुगम में यहाँ पे इलेक्टोरल्स की, वोटर्स की लिस्ट अपडेट होती है, चेंजेस करने के लिए कुछ काम दिया गया वो सब काम यहाँ पे होगा। ईटीपीबीएस एक ऐसा सिस्टम है जो वोटर्स को दूर से अलाउ करता है स्पेशल केसेस में। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या न्यू फॉर्म फिल करना है, करेक्शन करनी है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सक्षम ऐप फिजिकली डिसेबल या फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, ब्लाइंड है तो ब्रेल के थ्रू, या कोई और इशू है तो वो यहाँ पे सर्विस अवेलेबल कर सकते हैं। सी विजिल ऐप, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ब्रेक करते हुए दिखती है तो वो यहाँ पे इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि रिलीजियस प्लेस पे वोट नहीं मांग सकते आप, और रिलीजन के बेस पे नहीं, कास्ट के बेस पे नहीं, जेंडर के बेस पे नहीं, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा इसको खर्च नहीं कर सकते हो अमाउंट को इलेक्शन कैंपेनिंग पे। सो दैट्स योर चैप्टर। आई होप आपको अभी तक चैप्टर समझ आ चुका होगा। 9th क्लास सीरियस होने का थोड़ा सा टाइम तो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल वीडियोस देखनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी अपने फ्रेंड्स के साथ भी।
अगर सच में फ्रेंडशिप निभानी है तो। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, कुछ इशू आ रहा है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है, सो दैट मैं वर्क कर सकूँ उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।